दोस्तों, आज जिस बेहतरीन मूवी को हम आपके सामने लेकर आए हैं, उस मूवी की शुरुआत होती है सन 1890 के डेनमार्क देश से। दरअसल ये वो जमाना होता है जब तेज हवाओं से बिजली बनाने वाली विंड टर्बाइंस की खोज हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ये किसी ने नहीं सोचा होता कि इससे बड़े पैमाने पर भी बिजली पैदा की जा सकती है या नहीं। अब हमें डेनमार्क के एक छोटे से गांव में पीटर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो पढ़ने में बहुत ही होशियार होता है। हम देखते हैं कि पीटर को आज एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उसकी स्कॉलरशिप मंजूर हो गई है और वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। असल में पीटर एक गरीब पादरी का बेटा था जो बचपन से ही बहुत होनहार था और उसके दिमाग में शुरू से ही एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर एक आइडिया भी था, लेकिन इसका डिजाइन तैयार करने के लिए उसे एडवांस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना जरूरी था, क्योंकि अभी वो बेसिक नॉलेज के बेस पर अपने प्रोजेक्ट को शुरू या दुनिया के सामने नहीं ला सकता। अब इस लेटर को देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके फादर बहुत ही सख्त मिजाज के धार्मिक व्यक्ति होते हैं जो पीटर को भी अपनी तरह पादरी बनाना चाहते थे। असल में वो दौलत के लालच को ही सारे गुनाहों की जड़ मानते थे, इसलिए वो जितना हो सके उतना अपनी फैमिली को शहर की चकाचौंध से दूर रखने की कोशिश करते थे। लेकिन पीटर बचपन से ही अपने फादर की इस सख्ती की वजह से उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था। अब वो पीटर को समझाते हैं और पढ़ने के लिए बाहर जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया इतनी लालची है कि तुम भी इसकी चपेट में आकर लालची और घूसखोर बन जाओगे। लेकिन जब उनके लाख समझाने के बाद भी जब पीटर शहर जाकर पढ़ाई का अपना इरादा नहीं बदलता, तो आखिर में वो उसे एक घड़ी देकर कहते हैं कि तुम इसे अपने पास रखना, ये घड़ी तुम्हें मेरी बातों की याद दिलाती रहेगी और लालच से बचने में तुम्हारी मदद करेगी। पर पीटर अपने पिता से शुरू से इतना खफा होता है कि वो उनसे वो घड़ी नहीं लेता, जिससे नाराज होकर वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। और ये सब होने के बाद पीटर गुस्से में घर से शहर की ओर निकल जाता है। अब एक लंबा सफर तय करने के बाद वो आखिरकार कोपेनहेगन पहुंच ही जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वो एक सस्ता सा रूम किराए पर लेकर वहीं रहने लगता है। अब पीटर अपनी पढ़ाई में होनहार तो था ही, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ अपने उस लाइफ टाइम प्रोजेक्ट पर भी काम करने लगता है। असल में ये प्रोजेक्ट समुद्र की लहरों और तेज हवाओं से बिजली पैदा करने वाला एक बहुत ही बड़ा पावर प्लांट का डिजाइन होता है। लेकिन कॉलेज के प्रोफेसर इस प्रोजेक्ट में उसकी कोई मदद नहीं करते। वो पीटर से कहते हैं कि तुम ऐसे फालतू प्रोजेक्ट्स पर ध्यान मत दो, जो पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर ध्यान दो। अब थोड़े ही दिनों में पीटर के सामने पैसों की समस्याएं आने लगती हैं। घर से चलते वक्त उसकी माँ ने उसे जो थोड़े बहुत पैसे दिए थे वो भी अब खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो अपने खाने और किराए का इंतजाम करने के लिए किसी काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। फिर काफी देर घूमने के बाद उसे एक बड़े रेस्टोरेंट में रात के लिए बर्तन धोने का काम मिल जाता है। अब वो अपना काम शुरू तो करता है, लेकिन इस वक्त पीटर को बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए वो प्लेट्स को धोने से पहले उनमें बचा हुआ खाना खाने लगता है। और ये सब करते हुए उसे लिज नाम की एक वेटर देख लेती है और पीटर को झूठी प्लेट्स में से खाना खाते देख उसके मन में पीटर के लिए हमदर्दी जाग जाती है। फिर काम खत्म करने के बाद रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से जान पहचान और काम की बातें करते हैं। इसके बाद लिज उसे अपने छोटे से अपार्टमेंट में ले जाती है जहां वो खुद किराए पर रहती थी। अब वो दोनों धीरे धीरे काम के बाद रोज मिलना शुरू कर देते हैं और इस बीच लिज उसे अपना बॉयफ्रेंड मानने लगती है। वहीं पीटर के मन में उसके लिए कुछ खास फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन वो उसकी गलत फहमी दूर नहीं करता और उसके साथ बॉयफ्रेंड जैसा ही वक्त स्पेंड करने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी वजह से पीटर के खाने की समस्याएं दूर हो गई थी। वो रात में उसके साथ वेटर का काम करता था और उससे आए पैसों से वो अपना रेंट भर देता था, जबकि खाने के लिए वो दिन और रात लिज के पास ही जाता था। इसके बाद पीटर अब पूरी मेहनत और लगन से अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है और इस तरह 1 साल बाद उसका डिजाइन लगभग पूरा हो जाता है। अब ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है जिससे पूरे डेनमार्क देश में बिजली की सप्लाई हो सकती थी, लेकिन इसके लिए पैसे के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत थी, जिसके लिए पीटर को एक इन्वेस्टर की तलाश होती है। इसीलिए पीटर अब शहर के कुछ अमीर लोगों से मिलकर उन्हें अपने डिजाइन के बारे में बताने का फैसला करता है। अब सबसे पहले अपने घर से लाई हुई बाइबल की किताब को वो कबाड़े की दुकान पर बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करता है और फिर एक बड़े से रेस्टोरेंट में लंच करने जाता है, क्योंकि वहाँ उसे अमीर लोगों से मिलने का मौका मिल सकता था। अब किस्मत से पहले ही दिन उसे शहर के सबसे अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाला एक आदमी दिख जाता है जिसका नाम था सोलोमन। अब हिम्मत करके वो उसके पास जाता है और उसे अपने डिजाइन के बारे में बताने लगता है। सोलोमन उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, लेकिन फिलहाल वो किसी जरूरी मीटिंग में जा रहा होता है, इसीलिए वो पीटर से किसी और दिन इसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब शाम को पीटर अपनी गर्लफ्रेंड लिज से मिलता है
तो हिचकिचाते हुए उससे कुछ पैसे उधार मांगता है, जिससे कि वो फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाकर सोलोमन से मिल सके और उसे अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर सके। लिज उसे पैसे देने के लिए हामी भर देती है, क्योंकि वो पीटर और उसकी मेहनत पर बहुत भरोसा करती थी। पैसे देते हुए वो उससे कहती है कि अगर मैं अमीर होती तो अपनी सारी दौलत तुम्हारे प्रोजेक्ट पर लगा देती। अब अगले दिन पीटर उसी रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन उसे सोलोमन नहीं मिलता। इस तरह अब धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और पीटर भी हताश होने लगता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक खुद सोलोमन उसे ढूंढता हुआ वहाँ रेस्टोरेंट में आ जाता है और पीटर से बहुत अच्छे से मिलकर उस प्रोजेक्ट की बारीकी को समझने लगता है। अब सोलोमन को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने घर पर आने का इनविटेशन देता है, जिससे कि वो उसके फादर को भी पीटर का ये ब्रिलियंट आइडिया सुना सके और उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में कोई फैसला ले सके। पीटर भी इस इनविटेशन से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इतने अमीर घर में मेहमान बनकर जाने के लिए उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते। इसलिए अब वो एक दुकानदार से कुछ अच्छे कपड़े निकलवाता है और उसके सामने अमीर होने का नाटक करता है। फिर कपड़े पसंद आने के बाद वो पहले दुकानदार को अपनी बातों में उलझाता है और फिर वो अपना पर्स घर भूल जाने का नाटक करने लगता है। उसकी ये स्किल इतनी क्लीन होती है कि किसी को भी उस पर शक तक नहीं होता और इसी बात का फायदा उठाकर वो उन कपड़ों को ले जाता है और बाद में पैसे देने के लिए कह देता है। फिर अगले दिन जब वो सोलोमन के घर जाता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात सोलोमन के मामा से होती है, जो उनकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। इसके बाद सोलोमन पीटर को अपने पिता मिस्टर फिलिप्स और अपनी बहन याकोविया से मिलवाता है। फिर इस मुलाकात के बाद खाने की टेबल पर जब वो अपने प्रोजेक्ट डिजाइन के बारे में सभी को बताता है तो वहाँ बैठे सभी लोग इतनी कम उम्र में उसकी इंटेलिजेंस को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। और इसी बीच सोलोमन के पिता मिस्टर फिलिप्स उसके इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नजर में भी ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में बहुत मुनाफा देने वाला था। लेकिन यहाँ एक दिक्कत होती है। असल में ये प्रोजेक्ट एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट होता है, जिसे शुरू करने से पहले उनको सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सोलोमन के फादर पीटर को अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर बैराग्राफ के पास भेजते हैं, जिनका अप्रूवल मिलते ही प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता था। अब प्रोफेसर बैराग्राफ भी पीटर के इस डिजाइन को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इस डिजाइन से पूरे डेनमार्क देश की लगभग 40% बिजली की जरूरत को सिर्फ तेज हवाओं और समुद्री लहरों की एनर्जी से पूरा किया जा सकता था और साथ में कोयले के इस्तेमाल को भी बहुत कम किया जा सकता था। इसलिए अब प्रोफेसर को ये डिजाइन बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर भी वो पीटर से एक हफ्ते बाद फिर से आने के लिए कह देता है। इसके बाद जब पीटर ये बात सोलोमन को बताता है तो वो इसे आधी कामयाबी मानते हुए पीटर को खुशी में अपने साथ एक रॉयल रेस्टोरेंट में ले जाता है। लेकिन ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ पीटर पहले बर्तन धोने का काम किया करता था। अब यहाँ सोलोमन उसे अपनी बड़ी बहन याकोविया से मिलवाता है, जिसकी अल्बर्ट नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से जल्दी ही शादी होने वाली थी। फिर जब उनकी टेबल पर खाने का ऑर्डर लेने के लिए पीटर की गर्लफ्रेंड लिज आती है तो पीटर उसे देखकर डर जाता है। इसीलिए वो बहाने से उसके पीछे किचन में जाकर उसे सबके सामने ऐसे बर्ताव करने को कहता है जैसे वो पीटर को जानती ही ना हो। अब उसकी ये बातें सुनकर लिज का दिल टूट जाता है, क्योंकि अब तक वो उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देख चुकी थी। अब एक दिन पीटर के रूम में उससे मिलने उसका बड़ा भाई आता है, जो कोपेनहेगन के ही एक चर्च में क्लर्क होता है। वो पीटर को बताता है कि घर पर पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो हर वक्त तुम्हें ही याद करते रहते हैं। लेकिन पीटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपने बीमार पिता को देखने के लिए भी जाने से मना कर देता है। अब बड़ा भाई उसे समझाता है और कहता है कि वो पिताजी भले ही हम पर सख्ती करते थे, लेकिन वो हमें सिर्फ लालच और बुरी चीजों से दूर रखना चाहते थे। इसलिए तुम्हें एक बार कम से कम उनसे मिलने आना चाहिए, ताकि अगर उन्हें अपने सख्त होने का गिल्ट हो तो वो खत्म हो सके। लेकिन पीटर ये सुनकर उल्टा अपने बड़े भाई से कहता है कि तुम सब मेरी आने वाली कामयाबी से जलते हो, इसलिए मुझे वापस ले जाना चाहते हो। ये सुनकर उसका भाई गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। इस बीच अब एक हफ्ता बीत जाता है जो प्रोफेसर ने पीटर को दिया था। इसीलिए अब पीटर अपने प्रोजेक्ट डिजाइन का अप्रूवल लेने के लिए प्रोफेसर बैराग्राफ के पास जाता है, लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब प्रोफेसर आज उसके डिजाइन को ये कहते हुए रिजेक्ट कर देता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए अभी तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है। पीटर उससे कहता है कि ये क्या बचकानी बातें कर रहे हैं आप? क्या ये सच में कोई वजह है या बात कुछ और है? क्या मेरी डिजाइन में कोई गलती है या आपको कोई डाउट है? तो इस तरह आखिरकार प्रोफेसर पीटर से खुलकर कह देता है कि अगर तुम अपने साथ साथ मेरा नाम भी इस डिजाइन के इन्वेंटर के तौर पर दर्ज करने के लिए तैयार हो जाओ
तो मैं इस डिजाइन को अपना अप्रूवल दे दूंगा। अब पीटर को इतने बड़े प्रोफेसर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऊपर से वो अपनी कई सालों की मेहनत का फल प्रोफेसर को नहीं दे सकता था, इसीलिए पहले वो उसे काफी भला बुरा कहता है और फिर अपनी डिजाइन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पीटर फौरन सोलोमन से मिलता है और उसे ये सब बताता है। सोलोमन को भी एकदम से झटका लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इसीलिए वो उसे समझाता है कि प्रोफेसर ने शायद इसीलिए उसके डिजाइन को रिजेक्ट किया होगा क्योंकि पीटर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए वो उसे एक दोस्त की तरह पहले विदेश में जाकर कुछ एक्सपीरियंस हासिल करने की सलाह देता है। इसके बाद वो पीटर को अपने फार्म हाउस ले जाता है जहां उसकी पूरी फैमिली मौजूद होती है। यहाँ सोलोमन के पिता और उसके मामा जी को इस बारे में पता चलता है तो वो पीटर को अपने दोस्त के पास ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला करते हैं, जो पुल और बांध बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी के सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर होते हैं। लेकिन पीटर जिस तरह प्रोफेसर को उल्टा सीधा बोलकर आया था, उसे नहीं लगा था कि वो अब उसके डिजाइन को अप्रूवल देगा। इसलिए अब उसके अंदर अमीर बनने का लालच जाग जाता है और वो एक नया प्लान बनाता है। वो अब सोलोमन की बड़ी बहन याकोविया को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश में लग जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर याकोविया से उसकी शादी हो गई तो वो वैसे ही अमीर बन जाएगा और फिर प्रोफेसर जैसे सरकारी लोग उसे सलाम करेंगे। इसीलिए अब वो बस याकोविया को ही इम्प्रेस करने में लगा रहता है। इस बीच याकोविया ये सब नोटिस कर लेती है और उसे एक दिन अकेले में कहती है कि तुम मेरे आगे पीछे क्यों लगे हो? तुम्हें पता है ना कि मेरा पहले ही अल्बर्ट के साथ रिश्ता हो चुका है। वो कहती है कि आगे से ये सब करना छोड़ देना, क्योंकि इस बारे में बात करना तो दूर, सोचना भी बेकार है। लेकिन पीटर हार नहीं मानता। इसीलिए इसके बाद जब वो लोग बग्गी में बैठकर वापस जाने लगते हैं तो बातों ही बातों में पीटर सभी के सामने कहता है कि एक रिसर्च के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि अगर इंसान चाहे तो घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है। ये सुनकर बाकी लोग मुस्कुराने लगते हैं और इतने में पीटर उस बग्गी से उतरकर फौरन तेजी से दौड़ने लगता है। अब ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन इस बीच याकोविया समझ चुकी थी कि पीटर ये सब उसे इम्प्रेस करने के लिए ही कर रहा है। दरअसल उसका सोचना सही भी था, क्योंकि घर के अंदर जाते ही पीटर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे फिर यही सवाल करता है कि वो उससे प्यार करती है या नहीं। इस तरह आखिरकार पीटर की दीवानगी देखकर याकोविया इस रिश्ते के लिए मान जाती है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। बस फिर क्या था। इसके बाद पीटर सोलोमन फैमिली के खर्चे पर डेनमार्क से बाहर ऑस्ट्रेलिया में काम करने लगता है। अब यहाँ उसे याकोविया के बहुत सारे लव लेटर्स मिलते हैं, जिससे उसे ये पता चलता है कि याकोविया ने अल्बर्ट के साथ रिश्ता तोड़कर अब पीटर से शादी करने का फैसला कर लिया है। और ये पता चलते ही पीटर अपना प्लान कामयाब होता देखकर बहुत खुश होता है। इस बीच यहाँ उसे अपने फादर की मौत की खबर भी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद वो उनके फ्यूनरल में नहीं जाता। लेकिन कुछ समय बाद वो इस चीज को लेकर थोड़ा परेशान सा दिखाई देता है कि क्या मुझे अपने पिता के पास होना चाहिए था, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए था, क्या वो सच में बीमार थे या ये लोग मुझे बुलाना चाहते थे। यही सवाल अब उसे परेशान करने लगते हैं। फिर अगले कुछ महीने काम करने के बाद वो कोपेनहेगन वापस आ जाता है और उसकी याकोविया के साथ सगाई हो जाती है। अब यहाँ उसके होने वाले ससुर यानी मिस्टर फिलिप्स और सोलोमन पीटर को बताते हैं कि उसके कुछ दोस्त भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पीटर की डिजाइन को देखने के लिए एक छोटी सी मीटिंग रखी है। ये सुनकर पीटर बहुत खुश होता है, क्योंकि बहुत ही जल्द उसका नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। फिर अगले दिन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में पीटर अपनी डिजाइन को एक्सप्लेन करने लगता है। यहाँ उन सभी को पीटर का ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बहुत फायदेमंद लगता है, इसलिए वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब वो पीटर के सामने एक कंडीशन रखते हैं जो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी थी। वो बताते हैं कि उसे सबसे पहले प्रोफेसर बैराग्राफ से बिना किसी शर्त के माफी मांगनी होगी, जिसे वो किसी तरह से मनाकर यहाँ तक लेकर आए हैं। अगर वो अप्रूवल नहीं देंगे तो ये काम सरकार से करवाना नामुमकिन हो जाएगा। अब ये सुनकर पीटर हैरान होकर सोलोमन की तरफ देखता है तो वो भी उसे ऐसा ही करने का इशारा करता है। लेकिन फिर जैसे ही प्रोफेसर अंदर आता है तो पीटर उससे माफी मांगने से साफ इनकार कर देता है और ऊपर से वापस से उसके लिए काफी सारी बातें बोल देता है। अब इसके बाद वो अपनी ड्राइंग्स को लेकर चुपचाप मीटिंग से निकल जाता है। ये देखकर सोलोमन और उसके पिता का सर सभी इन्वेस्टर्स के सामने झुक जाता है और उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है, क्योंकि उसके अंदर अब इतना घमंड आ चुका था कि उसने उनके कहने के बाद भी प्रोफेसर से माफी नहीं मांगी। बाद में याकोविया भी उसे यही समझाती है कि एक छोटी सी माफी मांगने से कौन सा पहाड़ टूट जाता।
जबकि ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इस बात से अब उल्टा पीटर उस पर भड़क जाता है और उससे गुस्से में कह देता है कि अगर वो उसे अपने हिसाब से चलाना चाहती है तो फिर ये आज उनकी आखिरी मुलाकात होगी। उसकी ये बातें सुनकर याकोविया के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि आखिर पीटर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी उससे कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती है। इसके बाद सोलोमन के फादर पीटर को बुलाकर कहते हैं कि उसकी वजह से उन्हें कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा वो सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वो उसे कड़े शब्दों में समझाते हैं कि अब तुम हमारी फैमिली के ही एक मेंबर हो, इसलिए तुम्हें आगे से अपना एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा। आगे पता नहीं कितनी बार ऐसा होगा कि तुम्हें दूसरे लोगों के सामने अपने काम के लिए ये सब करना होगा, और ऐसे ही किया जाता है तब आदमी आगे बढ़ पाता है। घमंड से आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता। अब उनकी इस बातों से पीटर के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है और अब वो किसी भी तरह से उनका एक एक पैसा चुकाने का फैसला कर लेता है। अब वो ना तो सोलोमन से मिलता है और ना ही याकोविया से। वो सिर्फ अपने रूम में बैठे बैठे 2 दिन निकाल देता है। इस बीच अगले दिन याकोविया पीटर के रूम पर जाती है और उसे अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, जिससे उसे पता चलता है कि पीटर की माँ की मौत हो गई है, जो कुछ वक्त से यही कोपेनहेगन में पीटर के बड़े भाई के साथ रह रही थी। अब ये सुनते ही पीटर की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली में सिर्फ अपनी माँ को ही प्यार करता था। अब याकोविया उससे कहती है कि हमें ये सब मेरे पिता को बताना होगा, लेकिन पीटर उसके घर जाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसके फादर का एक एक पैसा चुका देगा जो उन्होंने उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए खर्चा था। पर वो उसे समझाती है कि पिताजी पैसे का कभी जिक्र भी नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और थोड़ा शांत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिजनेस में शांत और सुलझा होना बहुत जरूरी है। पर पीटर कहता है कि वो अपने ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं रखना चाहता। खैर, इसके बाद वो अपने बड़े भाई के पास जाता है, जो उसे माँ का लिखा हुआ एक लेटर देता है और कहता है कि उसने माँ की बॉडी को जहाज में रखकर अपने गांव पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन चर्च की बहुत ही जरूरी ड्यूटी होने की वजह से वो उनकी बॉडी के साथ नहीं जा पाएगा। इसलिए उसका भाई अब उससे माँ की बॉडी के साथ गाँव जाने के लिए कहता है, लेकिन पीटर इस बार भी उससे मना करके वहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद वो अपने रूम पर जाकर अपनी माँ का लिखा हुआ आखिरी लेटर पढ़ता है, जिसमें वो पीटर से कहती है कि उसे अपने फादर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। वो लिखती हैं कि तुम्हारे पिता सिर्फ इतना चाहते थे कि तुम हमेशा लालच की दुनिया से दूर रहकर सादगी वाली जिंदगी बिताओ। अब आज अपनी माँ का लेटर पढ़कर पीटर को एहसास होता है कि वाकई वो अब एक लालची इंसान बन गया है, जो अपने मतलब के लिए किसी का भी फायदा उठा सकता है। अब इसके बाद वो पूरी रात सो नहीं पाता और सुबह होते ही जहाज के पास पहुँच जाता है और तब तक एक जगह पर छुपकर बैठा रहता है, जब तक कि उसका भाई उसकी माँ की बॉडी को जहाज में रखकर वापस नहीं चला जाता। इसके बाद वो थोड़ा कुछ सोचता है, लेकिन अब उसे अपनी माँ की वही बातें याद आने लगती हैं जो लेटर में लिखी थी। इसलिए अब वो फौरन अपने गांव जाने वाली एक बोट में जाकर बैठ जाता है और उस पार्सल को खोलता है जो उसके भाई ने उसे उसकी माँ के लेटर के साथ दिया था। वो उसे खोलता है तो उसमें वही घड़ी होती है जो उसके फादर उसे जाने से पहले देना चाहते थे और जिसके लिए उसने मना कर दिया था। अब इस घड़ी को देखकर पीटर को अपने फादर की सारी बातें याद आने लगती हैं, जो आज बिल्कुल सही साबित हुई थी। फिर गांव पहुंचकर वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होता है और उसको वहाँ देखकर उसके भाई बहन भी इमोशनल हो जाते हैं। आज यहाँ आकर उसे बहुत सुकून मिलता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो किसी कैद से छूटकर खुली हवा में सांस ले रहा हो। इसलिए अब यहाँ कुछ और वक्त बिताने के लिए वो इसी गाँव में रहने वाले पादरी के घर चला जाता है, जो अपनी वाइफ और बेटी इंगल के साथ यहाँ रहता था। फिर उनके साथ कुछ वक्त बिताने के बाद पीटर ये नोटिस करता है कि शायद इंगल उसे पसंद करती है। इसके बाद रात को गेस्ट हाउस में पीटर सो नहीं पाता। असल में वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसलिए अब वो पूरी रात बेचैन रहता है और बार बार अपनी माँ के लेटर और अपने फादर की घड़ी को देखता रहता है। फिर सुबह जल्दी उठकर वो पादरी के पास जाता है और आखिरकार कन्फेस करता है कि उसने अपनी माँ और पिता का बहुत दिल दुखाया है। उसे एहसास होता है कि उसने लिज और याकोविया का भी अपने फायदे के लिए बहुत दिल दुखाया है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिस पर सबने इतना विश्वास किया, लेकिन उस आदमी ने उन्हें धोखा दे दिया। इस तरह वो अपने आप को लगातार कोसने लगता है। इसलिए अब वो फैसला कर लेता है कि फाइनली वो सभी को सच बता देगा और फिर कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा। इसके बाद वो फौरन कोपेनहेगन जाकर याकोविया से मिलता है, जो उसे उन दोनों की शादी की तैयारी के बारे में बताने लगती है। लेकिन तभी पीटर सच का सामना करते हुए और बिना डरे याकोविया को सच सच बता देता है और सगाई तोड़ने के लिए कह देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन ये सच है कि मैंने
मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए प्यार के जाल में फंसाया था। अब याकोविया को ये सुनकर विश्वास ही नहीं होता कि पीटर क्या कहे जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन पीटर उससे आखिरी में ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि शादी करके उन दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। और जैसा कि पीटर ने सोच रखा था, वो याकोविया के पिता के सारे पैसे वापस करना चाहता था जो उन्होंने उसके ऊपर खर्च किए थे। इसलिए अब वो कई इन्वेस्टर्स के पास जाकर अपना डिजाइन बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका डिजाइन खरीदने को तैयार नहीं होता, क्योंकि प्रोफेसर के रिजेक्ट करने के बाद इस प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। इसलिए फाइनली अब पीटर प्रोफेसर के ऑफिस जाकर उनसे माफी मांग लेता है, लेकिन प्रोफेसर उससे सिर्फ यही कहता है कि बच्चे अब बहुत देर हो चुकी है। अब कई दिनों तक थक हारने के बाद पीटर के पास एक भी पैसा नहीं बचता और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसलिए अब उसे अपना वही फ्री का कोट कबाड़ी की दुकान पर बेचना पड़ता है। अब सीन यहाँ से 10 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हमें पीटर को अपने गांव में दिखाया जाता है, जो इंगल से शादी करके अपने 3 बच्चों के साथ एक मामूली सी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन इतना सब होने और सच्चाई का सामना करने के बाद भी वो अब भी खुश दिखाई नहीं देता। वो यहाँ भी हर वक्त नए नए डिजाइन्स बनाने में लगा रहता है, लेकिन पीटर के सभी डिजाइन्स इतने बड़े और एडवांस लेवल के होते हैं कि उन्हें इस जमाने में पूरा करना आसान नहीं होता। इसलिए उसके एक भी डिजाइन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिल पाता। अब पीटर और उसकी फैमिली का पूरा खर्च इंगल के फादर की सैलरी से ही चल रहा होता है। इसलिए लंबे इंतजार के बाद आखिर में वो भी उससे कह देते हैं कि 3 बच्चों की फैमिली के लिए उसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो अब इन डिजाइन्स के सहारे नहीं रह सकता। इस तरह वो उसे कुछ दिन के लिए अपनी जान पहचान के आदमी के घर कुछ इंजीनियरिंग का काम दिलवा देते हैं। ये आदमी असल में इंगल के बचपन का दोस्त होता है और पीटर बहुत अच्छे ढंग से उसके घर का काम निपटा देता है। लेकिन इसके बाद फिर से वो अपनी डिजाइन पर काम करने लग जाता है और अपनी फैमिली में रहते हुए भी उनसे बहुत दूर रहने लगता है। फिर एक रात वो इंगल के सामने कन्फेस करता है कि अपनी फैमिली के लिए वो एक मुसीबत के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो इंगल से कहता है कि अगर किसी दिन वो उसे छोड़कर कहीं चला जाए तो वो उसका पीछा ना करे और उससे बेहतर किसी इंसान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर ले। अब पीटर को इस तरह नाउम्मीद देखकर इंगल उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। इस बीच एक दिन उनके बड़े बेटे का जन्मदिन होता है, जिसमें इंगल ने अपने उस दोस्त को भी बुलाया होता है जिसके घर में पीटर ने काम किया था। अब पार्टी में पीटर ये नोटिस करता है कि इंगल का वो अमीर दोस्त उसे पसंद करता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये आदमी इंगल और उसके बच्चों को खुश रख सकता है, क्योंकि इसके पास पैसा और बड़ा सा घर है, जबकि पीटर एक बेरोजगार आदमी है। हालांकि पीटर का दिल बहुत रोता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पार्टी के बीच में उन लोगों को छोड़कर वहाँ से कहीं दूर निकल जाता है। इसके बाद हमें कोपेनहेगन में याकोविया को दिखाया जाता है, जिसने अभी तक शादी नहीं की होती है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात अल्बर्ट से होती है, जिससे उसने पीटर के खातिर रिश्ता तोड़ दिया था। अब अल्बर्ट उसके सामने एक बार फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उससे मना कर देती है, क्योंकि पीटर से धोखा मिलने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। इसके बाद वो अपने फादर की दौलत में से अपना पूरा हिस्सा लेकर अब बेसहारा बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए एक चैरिटी स्कूल शुरू कर देती है, जिसकी खबर कई अखबारों में भी छपती है। इसी तरह अब कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन किसी क्लास में पढ़ाते हुए याकोविया को पीटर का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो बहुत बीमार है और अगर उसे कोई एतराज ना हो तो वो उससे आखिरी बार मिलना चाहता है। अब एड्रेस मिलने के बाद याकोविया पीटर से मिलने के लिए उसके दिए हुए एड्रेस की ओर चल देती है। वो देखती है कि पीटर वहाँ एक शांत जगह पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर अकेले रह रहा होता है। पीटर की दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी और वो बहुत कमजोर भी लग रहा होता है। अब पीटर उसे बताता है कि उसके पास जिंदगी का आखिरी कुछ वक्त बचा है, इसीलिए उसे उसने अपने पास बुलाया है। अब वो उससे माफी मांगता है कि उसने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया और फिर उसका दिल तोड़ दिया। अब उसकी ये बातें सुनकर याकोविया भी काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसके दिए हुए खुशी और गम ने ही उसे जिंदगी का असली मतलब समझाया और फिर उस दुख ने ही उसे चैरिटी स्कूल खोलने का रास्ता दिखाया। अब वो उसे माफ कर देती है कि आज ना सही लेकिन आने वाले वक्त में देश को उसके डिजाइन्स की जरूरत पड़ेगी। तो पीटर कहता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इसके बाद वो उसे अपनी वसीयत दिखाता है, जिसमें उसने अपने सारे डिजाइन्स याकोविया के चैरिटी स्कूल को डोनेट कर दिए थे। फिर याकोविया डोनेशन एक्सेप्ट करके वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद आखिर में पीटर अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त सुकून के साथ गुजारता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन
टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।